नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अभी जो एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और साथ में जस्टिस हिमा कोहली का केस था केरल के एक चैनल मीडिया वन का, जिसको बैन कर दिया गया था, लाइसेंस रद्द कर दिया गया था इस बिना पर कि ये चैनल आपत्तिजनक कंटेंट्स को रिले कर रहा था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और बहुत सारी और साथ में चीजें कही गई और ये कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी को इससे थ्रेट है। जब ये चैनल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की अपील में गया तो वहां पर आउटराइटली रद्द कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट में अपील जाती है, वहां भी इस अपील को रद्द कर दिया जाता है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को दरकिनार कर दिया जाता है और सरकार की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो दलीलें हैं उसे स्वीकार कर लिया जाता है। पर भारत के इतिहास में जो ये फैसला आया है कल, ये एक मील का पत्थर है, क्योंकि ये मील का पत्थर निकलता है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसको इस बेंच ने देखा, परखा और भारत सरकार का वही पुराना रवैया, रटा रटाया तोते जैसा, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और हम इसके कारण आपको नहीं बताएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे खतरा है। इस बात को गंभीरता से लिया गया। चंद्रचूड़ साहब और हिमा कोहली की बेंच ने जब उनसे कहा कि क्या आपके पास कोई सपोर्ट मटेरियल है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इस चैनल से भारी खतरा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मटेरियल है हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मुझे लगता है कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण था और फिर उसके बाद कहा कि हम आपको बंद लिफाफों के अंदर, सील्ड कवर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें बंद लिफाफों के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये आपका रवैया है कि आप चीजों को बंद लिफाफों में दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का लॉ ये कहता है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आपको जो कहना है खुलकर कहिए, आप पर्दों के पीछे छुपकर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद इस बात को रिपीट करने की कोशिश की और फिर बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे केसेस के अंदर जो क्या कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, कनाडा के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, और उसकी काफी लंबी लिस्ट आती है। मैंने भी उस सारे डिटेल में पढ़े एक्चुअली, डिकोडिंग द मीडिया वन केस जो था, और फिर मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो चंद्रचूड़ साहब ने फैसला किया वो अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने कुछ चीजें कही कि the bench formulated that principle of natural justice seek to achieve fair outcome, fair procedure, legitimacy of decision and decision making authority and dignity of individual. उनका एक और कहना था कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस फॉर द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट मटेरियल only to the court in the sealed cover has rendered the appellant's procedural guarantee under the constitution. उनका यह भी मानना था कि the bench in the ruling made it clear that judicial review would not be excluded on a mere mention of phrase national security. इस नेशनल सिक्योरिटी के गार्ड में आपने पेगासस को भी देखा, रफाल को भी देखा और ना जाने कितने और केसेस को देखा जहां सील्ड कवर में चीजों को पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की एक रहस्यमय तरीके से। लेकिन यहां कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि रीजन क्या है, वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल सपोर्ट क्या है जिसके आधार पर आप कहते हैं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। और उनके हमारी पुरानी कुछ आईबी की रिपोर्ट्स हैं, कुछ ये रिपोर्ट्स हैं और इनका रिश्ता जमाते इस्लामी हिंद से है। तो कोर्ट ने पूछा, जमाते इस्लामी हिंद कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका रिश्ता है या नहीं उससे कोई वास्ता नहीं है।
लेकिन अगर वो बैन नहीं है तो चैनल कैसे बैन हो सकता है? और मेयरली चूंकि वो आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, चाहे सीए की हो, एनआरसी की हो, 3 तलाक की हो, या बाकी आपकी जो सरकारी पॉलिसीज हैं, सरकार की आलोचना करना कहीं से भी देशद्रोह नहीं है और ना ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा बनता है। और बहुत सारी दलीलों को जब ठुकराया जाता है तो उसके बाद ये लैंडमार्क जजमेंट आता है और 4 हफ्ते के अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस से इशू करने का आदेश दिया जाता है। शायद मुझे लगता है कि प्रेस की आजादी को इस ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, इस सपोर्ट की जरूरत थी, जिसे हाई कोर्ट केरल नहीं देख पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा और एक मील का पत्थर जजमेंट दिया। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जितना रहस्यमय चीजों को इस भारत में नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से लाया जा रहा है, वो अपने आप में देश के लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा है, काला धब्बा है। हम इसकी निंदा करते हैं, चैनल की ओर से भी निंदा करते हैं। इसके द्वारा एक नई जागृति आएगी, नई सोच आएगी और कम से कम जो चैनल्स हैं वो आजादी से सरकार के और सरकार की नीतियों की आलोचना कर पाएंगे। ये ठीक है कि जो भी आपकी स्पीच होती है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमेशा रहती हैं, लेकिन हम भी अपने कार्यक्रमों में, यहाँ पर न्यूज टाइम में, हम जो भी आलोचना करते हैं या बात करते हैं, हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, संसदीय भाषा में बात करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार प्राप्त हैं उनके अंडर ही हम काम करते हैं। हम उन लक्ष्मण रेखाओं को कभी पार नहीं करते जिसके द्वारा कि किसी की संवेदनशीलता को कुछ चोट पहुंचे। इसी विषय पर बात करने के लिए एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहली बार हमारे मंच पर आ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी साहब। बिलाल साहब बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, कई अखबारों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उनका और भी बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपका न्यूज टाइम के मंच पर पहली बार बिलाल साहब स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ विश्लेषक दिनेश शुक्रिया। जोशी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फॉरवर्डली फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस नागपुर से विवेक देशपांडे जी, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार विश्लेषक डीएलजी +2 के हिमांशु भायानी जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले हिमांशु जी आपके पास आता हूं, आपने भी ये स्टोरी की है और खास तौर से हमने भी आज दोपहर को भी ये स्टोरी की है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग। अपने आप पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, शायद मरती हुई प्रेस के लिए एक ऑक्सीजन है, एक नई होप है, नई उम्मीद है। चंद्रचूड़ साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हिमांशु जी अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो एक जजमेंट है ये कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन देता है। आपकी जो स्वतंत्रता है, मतलब एक आज़ादी की जो मतलब स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन जो आपका है उसको। और चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से रामानाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म में जो होते हैं उसमें जिस तरीके से स्पीच दी थी, और राजकमल झा ने जब कहा था कि वी लुक एट दैट नॉर्थ स्टार, तो ये बहुत क्लियर कट तभी इंडिकेट हो गया था कि जैसे इस दिशा में सब आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ही एक आपकी आखिरी उम्मीद है, और वो उम्मीद मतलब जुडिशरी में वो उम्मीद अभी कायम है। ये एक मतलब इस जो जजमेंट आया, इस जजमेंट से ये क्लियरली साबित हो चुका है। हालांकि परिस्थितियां ये हो गई है आज कि अगर आप अदानी के बारे में भी कुछ लिखते हैं तो उस पे मतलब उसको ऐसे देखा जाता है कि राष्ट्र के विरोध में है। आप गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को दूसरे तरीके से देखेंगे तो उसको भी राष्ट्र के विरोध में या राष्ट्रद्रोह के तरीके से माना जाता है। देखिए, गुजरात में ऐसे बहुत किस्से हुए हैं। प्रशांत दयाल करके क्राइम जर्नलिस्ट थे, जो मतलब अभी मतलब है अभी वो खुद का इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चलाते हैं। प्रशांत दयाल ने जब टाइम्स में एक स्टोरी की थी तो उसको उसके ऊपर भी देश राजद्रोह का केस लगाया गया था और प्रशांत को गिरफ्तार करने की बात, वो तब टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे। तो ये जो पैटर्न है कि आप मतलब कुछ हमको नहीं जचता है तो हम किसी भी कीमत पे उसको बिठा देंगे या उसको अरेस्ट करेंगे या उसको परेशान करेंगे। गुजरात में और 2 केसेस भी हुए। एक पत्रकार ने कुछ सत्ता परिवर्तन को लेके समाचार किया था, धवल पटेल करके गुजरात में, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ऐसा तो नहीं था कि धवल गलत था। उस समय पे भूपेंद्र पटेल को बिठाया गया, उसने विजय रूपानी की सरकार के सामने मतलब बातें की थी। उसके बाद राजकोट का एक अखबार है हेडलाइंस, उसके जो मतलब एक पत्रकार है अनिरुद्ध दक्कू, उसने भी कुछ ऐसी बात इलेक्शन के चलते कर दी थी और उनको भी पुलिस ने मतलब उसको बिठा दिया था। उसके सामने पुराने केसेस निकाले, उन्होंने कुछ
टिप्पणियां की थी अपने अखबार में। तो ये सब एक इंटिमिडेशन के तौर पे होता है। जब आप बात करते हैं तो उसको ऐसे लिया जाता है कि अगर आप किसी सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ में बैठे किसी इंसान के सामने, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या पार्टी का अध्यक्ष हो या फिर आई मीन गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो इसको सीधा जोड़ा जाता है राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के खिलाफ। तो ये जजमेंट जो है, इसमें जिस तरीके से दलीलें मांगी गई कि आप जब इसको बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल इन नेचर है, तो आप प्रूव कीजिए ऐसे एंटी नेशनल इन नेचर कैसे हुआ। और जब कहा गया कि हम ये बात नहीं रख सकते, तो इसको जब खारिज कर दिया गया कि तो आपका क्लेम गलत है कि ये एंटी नेशनल है। मुझे लगता है ये जजमेंट बेंचमार्क रहेगा आने वाले सभी ऐसे केसेस में जहां पे मतलब पत्रकार ने या किसी भी स्वतंत्र विचारक ने या कोई वकील हो या सिविल सोसाइटी में से कोई भी एक्टिविस्ट हो जिन्होंने अपना पक्ष रखा हो, और उनको जब ऐसे मामलों में गिरफ्तार किया जाएगा, राष्ट्रवाद के मामले में जैसे राष्ट्र विरोधी है या देशद्रोही है, तब मुझे लगता है ये जजमेंट एक तरीके से इट विल बी अ टॉर्च बेरर एंड टू आई मीन से इन अ वेरी नाइस मैनर। मद्रास कैफे में एक डायलॉग है जिसमें जो उनकी जो हीरोइन मतलब उनकी एक्ट्रेस होती है, वो एक जर्नलिस्ट होती है, वो बोलती है टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ माय गवर्नमेंट डज नॉट मेक मी एंटी नेशनल। और आज आप दुनिया के किसी भी अखबार को उठा लीजिए, जिस तरीके से पुतिन की मतलब बातें हो रही है, पुतिन को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है या जी जिनपिंग को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है अगर ये कानून आप लगा देंगे कि ये अगेंस्ट नेशन है या अगेंस्ट मतलब पर्सन है ऐसा करके, तो बहुत सारे जो ऐसे स्वतंत्र विचारक या थिंक टैंक में काम करने वाले लोग या एनजीओ जो भी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जिस तरीके से काम करता है, हर रोज कुछ ना कुछ रिपोर्टर्स के ऊपर जो हो रहा है उसके बारे में लिख रहा है, तो आप मुझे लगता है आप ये अगर मापदंड से जाएंगे तो हर कोई मतलब देशद्रोही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, जैसे आर्टिकल्स आते हैं। और दूसरी तरफ मीडिया भी, मतलब आप वेस्टर्न मीडिया में भी अगर आप देख लीजिए, तो मैं नाम के साथ बताना चाहूंगा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, वो प्योरली एक गवर्नमेंट का जैसे पीस ऑफ माउथ पीस ऐसे काम करता है। कहीं पे भी कुछ मतलब खबर आती है तो सीधा वो उसके सामने एक अपना ओपिनियन पीस रख देता है, और वो मतलब उस ओपिनियन को जैसे बोलते हैं कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। जिस तरीके से मैं सब ट्रैक कर रहा हूँ आजकल इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया डोमेन को, अभी कुछ ही दिनों पहले बुर्किना फासो जैसे कंट्री ने 2 फ्रांसीसी पत्रकारों को निकाल दिया देश से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी वहां के अखबार में, तो ला मोंडे और लिबरेशन के अखबार के दोनों प्रतिनिधि को निकाल दिया गया। नायरोबी में अभी पत्रकारों के ऊपर हमले हुए। सहेल रीजन जो है अफ्रीका का, जहां पे मतलब एक पूरा टेररिज्म का हब बनता जा रहा है, वहां पे तो पत्रकारों की ये परिस्थिति है कि जिहादिस्ट भी उन्हें परेशान करते हैं और अथॉरिटीज भी उन्हें परेशान करती है। अब परसों की ही बात ले लीजिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर को रशिया में पकड़ लिया गया कि जासूसी या नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के उसके अंदर उसको उसका एक्सेस टू लॉयर भी नहीं था। फिर रातवारी बातें हुई डिप्लोमेट्स के बीच यूएसए से और रशिया से, और 24 घंटे के बाद उसको मतलब ये लीगल एड मिली है। हालात ये हो गया पूरे विश्व में कि आप कुछ भी बात कीजिए तो ये सस्ता सा हथियार लोगों के हाथ में आ गया है कि आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या नेता की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो कि आप देशद्रोही है, और एक ट्रोल आर्मी होती है जो आपको देशद्रोही साबित करने में लग जाती है। हालांकि उसमें तथ्य जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ सब्सटेंशियल नहीं है, आपकी जो क्लेम्स है कि ये एंटी नेशनल है उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, और उसके ऊपर जिस तरीके से खारिज किया, तो मुझे लगता है दिस जजमेंट विल बी अ टॉर्च बेरर फॉर एवरी जर्नलिस्ट, फॉर एवरीबडी हु एडवोकेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी मच।